जो है काउंटिंग जारी है, किस तरह से ये रुझान जो है जीत में बदलते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन विशाल, यहाँ पर जो एक बिहार इलेक्शन को काफी ज्यादा अहम समझा जा रहा था, इसलिए भी कि आने वाले और भी इलेक्शंस है, ऐसे में एक नैरेटिव भी बन जाता है आने वाले इलेक्शंस के लिए कि किस तरह से एनडीए अगर बीजेपी बिहार इलेक्शंस में अच्छी कारकर्दगी नहीं कर पाती है तो क्या उसका असर जो है आने वाले दूसरे स्टेट इलेक्शंस पर पड़ता है। और अगर पहली बार जो महागठबंधन है उनका अलायंस सही साबित हुआ, अगर अलायंस जो है अच्छी कारकर्दगी दिखा पाई, तो एक रे ऑफ होप जो महागठबंधन को मिल रहा था कि इसी तरह का अलायंस शायद दूसरे स्टेट्स में भी हम कामयाब कर सकते हैं। क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि कांग्रेस की कोशिशें रही थी दीगर इलेक्शंस में कि महागठबंधन करे, अलायंस बनाए, लेकिन इस तरह से कामयाब पहले नहीं हुए थे। हमने देखा था कि कोशिशें बहुत हुई थी, लेकिन फिर जो है चुनाव आते आते जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स और टूटती बिखरती हुई महागठबंधन दिखाई दी। लेकिन बिहार में जो है काफी दिलचस्प ये इलेक्शन रहा, बहुत ही अलग रहा। यहाँ पर हम आइडियोलॉजीज को चेंज होते हुए दिखाई दिए, यहाँ पर पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज होता हुआ दिखाई दिया। पहली बार यहाँ पर जो है डेवलपमेंट के मुद्दे को समझा जा रहा था कि इस बार जो है अनएम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, जो हमने सर्वे भी किया था विशाल, उस पर भी ये सामने आया था कि लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट के मुद्दों को ज्यादा अहमियत दे रही है। देखिए मुनज़्ज़ा, आप जो बातें कह रही हैं वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त हैं। चूंकि अगर किसी एक पार्टी या फिर एक इत्तेहाद, बल्कि हम कहें कि इत्तेहाद बार बार, चूंकि पार्टी कोई अकेले है नहीं मैदान में सिवाय एलजेपी के या कुछ एक छोटी पार्टियों के, तो अगर कोई इत्तेहाद को जब डिसाइसिव वोट मिलता है, यानी कि कंफर्टेबली वो ऐसा लगता है कि 2/3 तक पहुंच रही है, तो ये समझा जाता है कि अवाम ने पूरे तरीके से उसके दावों को सही माना, उसके वादों पर एतबार किया। लेकिन आप अगर ये जो मैंडेट अभी देख रही हैं, अभी इसको यही कहा जा सकता है कि ये मैंडेट अभी किसी तरफ नहीं है पूरी तौर पर। अगर ये रुझान पूरे के पूरे नतीजे में तब्दील हो जाते हैं तब तो ये माना जा सकता है कि एनडीए को मैंडेट मिला। लेकिन आप ये भी देखिए कि सिर्फ 2-4 सीटों के फासले से अगर उसे मैंडेट मिलता है और 2-4 सीटों के फासले से आरजेडी प्लस वो अपोजिशन में बैठना पड़ता है, इसका मतलब है कि उनको भी वोट देने वाले थे और उन्होंने माना कि डेवलपमेंट का जितना दावा एनडीए प्लस का है वो एनडीए का है वो पूरा नहीं हुआ है जी। तो आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि दोनों सूरतों में दोनों को एक मैसेज मिल रहा है। और आप देखिए कि आरजेडी को आप किस तरह से देख रही हैं। आरजेडी का जो सबसे बड़ा एक लीडर हो सकता है लालू प्रसाद यादव, उनकी पहचान, उनकी साख इस तरह से बनी हुई है कि उनके साख को शायद कोई लेना नहीं चाहता सामने जी। तेजस्वी यादव हैं, सिर्फ उनकी 31 साल की उम्र है। 31 साल का एक लीडर, वो एक दिन में 17, 18 वो स्पीचेस देता है और वो कैंपेनिंग करता है। दूसरी तरफ आप देखिए कि पूरा का पूरा जो सेंट्रल कैबिनेट है, वहां के मिनिस्टर्स, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो लॉ मिनिस्टर हो, चाहे वो दूसरे मिनिस्टर, वो तमाम के तमाम मिनिस्टर हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे होते हैं जी। आप देखिए कि खुद जेडीयू का अपना एक बड़ा कुंभा है, बीजेपी की पूरी बड़ी जो मशीनरी है, पूरे बड़े लीडर्स हैं, उनके लगातार दौरे हो रहे हैं। और इसके मुकाबले जो कैंपेनिंग हुई है वो आरजेडी की तरफ से खुद तेजस्वी यादव ने ज्यादा की है और उसके बाद जो है राहुल गांधी ने 2-4-5 रैलियां की हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इतने कम और इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद अगर आपको इस तरह के नंबर्स मिलते हैं तो ये अगर सरकार बन भी जाए एनडीए की, तब भी नीतीश कुमार के काम पर एक बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल विशाल, और यहाँ पर तेजस्वी को क्रेडिट मिलता है क्योंकि उन्होंने जो है जिन तेजस्वी यादव पर जो है इस तरह की उम्मीद नहीं जताई जा रही थी, 1 महीना पहले तक ये होप ही नहीं जताया जा रहा था कि तेजस्वी जो है इस तरह से सामने आ सकते हैं। जिस तरह आपने बात की कि 17-18 रैलियां वो कर रहे थे, जो कि किसी के लिए, किसी लीडर के लिए पॉसिबल नहीं था कि दिन में जो है लगातार। लेकिन उनका जो हमने तरीका देखा कैंपेनिंग का जी, इस वक्त आपको बता दें कि पालीगंज